सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट फैक्टर। योर एसोसिएशन मैटर्स अ लॉट। आप किन लोगों के साथ में हो इस बात से फर्क पड़ता है। First of all, very congratulations. Thank you. For your selection in the assistant commandant officers. मुझे तो बस आपकी सफलता के पीछे की जो असफलता थी और जैसे कि अभी हम उसको फेस कर रहे हैं, तो आपने उसको कैसे फेस किया? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। गुड। तो मैं आपको बता दूं, आज हमारे बीच में मुरैना से एक छात्र अमन भदौरिया, जिन्होंने हाल ही में असिस्टेंट कमांडेंट की जो परीक्षा है, यूपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कराई जाती है असिस्टेंट कमांडेंट, उसमें सफलतापूर्वक उनका चयन हुआ है और ऑल इंडिया रैंक उनका 250 आया है, AIR 250। असिस्टेंट कमांडेंट ये क्लास 1 ऑफिसर जॉब होता है, क्लास 1 का, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, हमारे देश में जितनी भी जॉब्स हैं उनकी 4 कैटेगरी होती हैं, A, B, C और D, है ना। ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C एंड ग्रुप D। तो असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप A की जॉब है, ग्रुप A यानी लेवल 1। अब ये कहा जाता है देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं आता है, हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो हम देख रहे हैं आज के समय में सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो एक आरक्षक की परीक्षा क्यों ना हो, सिपाही की परीक्षा क्यों ना हो, उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ रही है, उसके लिए हमें समय देना पड़ रहा है, प्रयास करना पड़ रहा है। तो जब सिपाही के लिए इतना प्रयास है तो अधिकारी के लिए कितना होगा। और अधिकारी के पास अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है, सिपाही को सिर्फ फॉलो करना है ऑर्डर्स को, अधिकारी रेस्पॉन्सिबल होता है। कुछ भी गलत हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? अधिकारी की। साहब अधिकारी ने आदेश दिया था तो हमें तो आदेश मानना था। इसीलिए हर व्यक्ति को अधिकारी नहीं बनाया जा सकता। मैं जब एफकेट की इंटरव्यू में गया था, जिसको SSB कहते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, मेरा फ्लाइंग ऑफिसर का SSB था, वहाँ पर उसको AFSB बोलते हैं, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। जनरली SSB 5 दिन का होता है, पर AFSB 6 दिन का होता है, एक और एक्स्ट्रा दिन रहता है उसमें। तो वहाँ पर मेरा जो पर्सनल इंटरव्यू था वो लिया था एयर मार्शल ने, एयर मार्शल इक्विवेलेंट टू ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उन्होंने कहा था, लुक उमेश, इंडियन आर्म फोर्सेस रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड एट प्रेजेंट टाइम one officer is doing the responsibility of 3 officers. But still we are struggling. And I asked why. And the reply I got was inconceivable. The officer told me, look, we are running short of officers, but we can't let monkeys in. Quite heavy. भारतीय सेना में अधिकारियों की कमी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बंदरों और लंगूरों को वर्दी पहना दी जाए।
तो अधिकारी अधिकारी होता है। अब अधिकारी बनना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम अपने दिमाग में उसको बिठा लेते हैं। और आज अमन को बुलाने का उद्देश्य, इससे पहले मैंने विक्रम तोमर को भी बुलाया था। विक्रम तोमर जो OTA में सिलेक्टेड हैं लेफ्टिनेंट के लिए, विक्रम से भी हमारा डिस्कशन हुआ था। तो इनको बुलाने के पीछे क्या उद्देश्य है? सक्सेस मंत्र का प्रचार हो जाए। क्या सक्सेस मंत्र को प्रचार की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि सक्सेस मंत्र का प्रचार उसका रिजल्ट है। रिजल्ट से प्रचार होता है, किसी को बुलाने से प्रचार नहीं होता है। तो फिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि अच्छा, मेरा एक ड्रीम है, एकेडमी स्टार्ट करने से पहले एक ड्रीम था, अब भी है। जैसे मेरे कुछ एक फ्रेंड्स हैं जो इंदौर में अच्छा खासा इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं वो। अच्छा, उनके वर्ड्स क्या हैं पता है? ये उन्हीं के वर्ड्स हैं। वो कहते हैं कि देख भाई उमेश, हम जानते हैं कि तू हमसे 10 गुना अच्छा है, ये हम आज भी जानते हैं। भले ही हम इंदौर में पढ़ा रहे हैं, पर हम ये जानते हैं। तो फिर तू इंदौर क्यों नहीं आ जाता, हमारे साथ आ जा। यहाँ देख जो है 4 लाख रुपए महीने का कहीं नहीं गया। मैंने कहा हर कोई छोड़ छोड़ कर जाएगा, तो इस मुरैना को कौन संभालेगा? कि छोड़कर जाना आसान है। कितने साइंटिस्ट जा रहे हैं छोड़कर, कितने इंजीनियर जा रहे हैं छोड़कर। नमक तो यहाँ का खाया ना, इस मिट्टी में बड़े हुए, तो इसके प्रति भी तो कोई दायित्व बनता है हमारा। अब वो दायित्व क्या है? यहाँ की सोच को बड़ा करना। यहाँ मैं आपको बताऊं, मुरैना का जो बंदा है वो कुछ भी पा सकता है, कुछ भी। जो गट्स यहाँ के स्टूडेंट में है वो दुनिया में कहीं नहीं है। गट्स समझते हो? हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जज्बा। इसलिए आर्मी में 5:40 टाइम मिलता है सभी जिलों को, मुरैना को 5:10, 5:15 मिलता है, क्योंकि वो जानते हैं इतने में तो ये सब आ जाएंगे अंदर। तो कैसे अधिकारी की तैयारी करनी है, कैसे उस मुकाम को पाना है जो कई लोगों के लिए सपना होता है, ये हम जानेंगे उस छात्र से जो स्वयं अधिकारी बन चुका है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें अमन भदौरिया का। अमन को बधाई देते हैं इस मुकाम के लिए। Okay, now I'm going to hand over the mic to Mr. अमन भदौरिया। आपको बता दूं, अमन के जो बड़े भाई हैं वो मेरे साथ पढ़े हैं कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। हम लोगों ने करीब 6 महीने एक साथ तैयारी की थी। वो इस समय नेवी SSR में सर्विंग है। अमन का जो एकेडमिक्स है वो केवी से रहा है, केवी मुरैना, है ना। और मेरा भी पूरा एकेडमिक केवी से ही रहा है, केवी मुरैना, है ना। तो केवियंस रॉक्स एज ऑलवेज। सो नाउ अब आपके जो भी प्रश्न है वो अमन से आप करेंगे, लेकिन उससे पहले अमन अपना परिचय देगा और अमन अपने बारे में, अपने यहाँ तक की जर्नी के बारे में जो भी रहा है वो आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम अमन सिंह भदौरिया है। मैं मुरैना का निवासी हूँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें से काफ़ी लोग शायद मुझे जानते हों, कुछ जानते हों, क्योंकि मैं कहीं यहाँ से मुरैना से बाहर नहीं गया, तो अक्सर यहीं गलियों में घूमता रहता था, तो काफ़ी लोग जानते होंगे। बाकी मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी वो NDA से स्टार्ट की थी।
मैंने 12th के बाद 3 एनडीए रिटर्न लिखे थे, उसमें से मेरा एक भी रिटर्न क्लियर नहीं हुआ। देन उसके बाद मैंने टेक्निकल एंट्री स्कीम से एक एसएसबी दी थी, जिसमें मैं स्क्रीन आउट रहा था। मतलब एसएसबी में 5 दिन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट डे स्क्रीन इन होती है और लास्ट डे कॉन्फ्रेंस होती है। अगर लास्ट डे फाइनल सिलेक्शन हुआ तो कॉन्फ्रेंस इन हो जाते हैं और रिकमेंडेशन बोलते हैं उसे, और अगर नहीं हो पाते हैं तो फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं। तो मैं पहले दिन जो था वो टीएस एंट्री से निकला था। देन आफ्टर दैट मैंने यहीं से जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है, बीए की है मैंने, और उसी पैरेलल मैंने 2 से 3 साल इंटेंस प्रिपरेशन करी थी सीएसई की, और अपने घर से ही प्रिपरेशन करी थी। बेसिक बुक्स वगैरह मैं लेके आया था। कुछ जानकारी में लोग थे, एक डीएसपी थे, एक असिस्टेंट कमांडेंट थे, तो उनसे मैं पूछता रहता था कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने उसमें बिगिनिंग में मैंने बुक से स्टार्ट किया था। लोग क्या होते हैं शॉर्टकट यूज़ करते हैं। वो एक भाई थे, वो कहते थे कि बुक्स जो हैं वो सबसे फर्स्ट, मतलब उन्हें तुम स्किप कर दोगे अगर कहीं भी तुम कोचिंग जाते हो। मेरा कोचिंग जाने का प्लान था, बट इंदौर भी गया था मैं उसके लिए। भाई का मन था कि मैं एमपीपीएससी करूं, और उनको लगता था कि मैं कुछ भी निकाल दूंगा। मतलब उनको क्या पता नहीं, अलग ही दिमाग में था कि मैं कुछ भी निकाल दूंगा। इतना भरोसा किसी पे होता ही नहीं है, पर मेरे पे था। तो मैंने बिगनिंग में बुक्स वगैरह लेके आया, और मैंने भाई से बोला, मैं इंदौर गया था कोचिंग के लिए, वहाँ 2-4 कोचिंग देखी, उनके दोस्त थे उनने ही दिखाई थी वो कोचिंग। इंदौर में कोचिंग अभी पढ़ाते हैं वो, तो उनने कोचिंग बताई थी कि ये 2-3 कोचिंग है। तो मेरे को उन कोचिंग पे समझ में नहीं आया, तो मैं वापस आ गया और फिर मैंने कुछ ऐसे बुक्स वगैरह परचेज़ कर ली, और मैंने सोचा ग्रेजुएशन के बाद मैं जाऊँगा। तो फिर वो बुक्स वगैरह मैंने पढ़ी, लक्ष्मीकांत लेके आया, स्पेक्ट्रम, और एनसीईआरटीज़ थी कुछ, ऐसे करके काफ़ी अच्छी खासी 3-4 हज़ार की किताबें लेके आया, और उसमें से लक्ष्मीकांत से स्टार्ट कर दिया। तो लक्ष्मीकांत जो थी मैंने 6-7 महीने में, क्योंकि बहुत टाइम था तो 7 महीने में पढ़ी थी। और 7 महीने में लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद जो 800-900 पेज की बुक थी, उसके बाद मेरे को इतना रिग्रेट हुआ कि 900 पेज, उसमें मेरे को एक पेज याद नहीं था। 7 महीने बर्बाद किए और एक पेज भी याद नहीं था। तो फिर मैंने फिर से स्ट्रेटजी चेंज की मैं कि उसे रिवीजन की ज़रूरत है। तो मैंने 3-4 बार फिर उसे रिवाइज़ किया, फिर जल्दी जल्दी रिवाइज़ करता था, फिर बुक्स पढ़ता था। ऐसे करके करके मतलब 3 साल में मैंने अच्छी तैयारी कर ली। फिर एग्ज़ाम मैंने लिखना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद मैंने सीडीएस का फर्स्ट टाइम रिटर्न एग्ज़ाम लिखा था। तो जो मैंने जो एनडीए का मेरा रिटर्न 3 क्लियर नहीं हुए थे, उसमें मेन जो रीज़न था वो ये था कि मेरी जीएस में नेगेटिव नंबर आते थे। मतलब अगर मैं उसमें जितने भी क्वेश्चन होते थे, मेरे को याद नहीं है कितने क्वेश्चन होते हैं, पर जितने भी होते थे उसमें से 1-2 सही होते थे, बाकी सारे नेगेटिव में चले जाते थे, तो माइनस में नंबर आते थे। वहाँ से लेके मैंने जब 3 साल बाद फर्स्ट सीडीएस का रिटर्न लिखा था, तब मेरा 57.85 मार्क्स था। वो मतलब वन ऑफ द टॉप स्कोर है, मेरे को अभी पता चल रहा है वो इतना तगड़ा स्कोर लेके आया था मैं। तो इतना मैंने गैप क्रिएट कर दिया माइनस नंबर से। 100 में से 57.82, इतने जीएस में मार्क्स बहुत होते हैं। तो मेरा जीएस का तो बहुत मजबूत हो गया था। मैथ मेरी 12 से पहले सही थी, पर वो 3 साल में जीएस पढ़ी तो वो मैथ ख़राब हो गई। तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा करता था मैं, उसे भी सही करता था। तो ऐसे कर करके सीडीएस मैंने लिखना स्टार्ट करा। फिर लगातार 1 साल में 2 सीडीएस होते हैं, 2 एफकेट होते हैं। तो सीडीएस एफकेट रेगुलर दिए, एसएसबी में जाता था। एसएसबी में फर्स्ट टाइम जो सीडीएस की एसएसबी जो रिटर्न क्लियर किया, उसकी एसएसबी में गया। भोपाल में एसएसबी था मेरा। फर्स्ट डे स्क्रीन इन हुआ था मैं, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा कि स्क्रीन इन हो रहा हूँ मैं। तो बहुत खुश था, मुझे लगा कि अब तो फाइनल अब सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं 4 दिन मैंने करा, जो भी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं 5 दिन के अंदर, कम से कम 15-20 एक्टिविटी होती हैं। ग्रुप ऑब्स्टिकल, कमांड टास्क, और फट्टावल्ली का यूज़ वगैरह, पर्सनल इंटरव्यू, और 100 तरह के उनके इंटरव्यू रहते हैं। उसके बाद जाके 5वें दिन वो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। तो 70-80 बच्चे आते हैं, उसमें से 1 से 2 बच्चों को लेते हैं फाइनली। कभी कभी 3-4 हो जाते हैं। 3-4 हो रहे हैं मतलब रिकमेंडेशन अच्छी चल रही है, वरना 1 या 2 ही होते हैं। तो फाइनल, क्योंकि मेरे को एक वो बॉम्ब वाला टास्क होता है कमांड टास्क में, तो वो मेरे को मिल गया। मुझे लगा कि सब बंदे कहने लगे अब भाई तेरा हो जाएगा। अब मेरे को पता था ऐसा कुछ होना नहीं है, वो तो कहने वाली बातें हैं। तो उस समय फिर मेरे को लगा कि हो भी जाएगा, अंदर से था थोड़ा सा कि हो सकता है। पर वो फाइनली जब रिज़ल्ट आया तो उसमें नहीं हुआ, 1-2 लोग ही हुए थे फाइनली। तो फिर वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस आउट था मेरा। फिर उसके बाद लगातार मैं रिटर्न देता गया, रिटर्न क्लियर होते गए। एसएसबी देना जाता था, स्क्रीन आउट, फिर लगातार मैंने 6 स्क्रीन आउट देखे।
2 एफ कैट स्क्रीन आउट, अगला सी डी एस स्क्रीन आउट, फिर उसके बाद 2-3 और सी डी एस मतलब स्क्रीन आउट। फिर तो ऐसा मतलब एकदम लगने लगा कि छोड़ो अब ये एस एस में कुछ रखा नहीं है। तो और फिर उसके बाद मैंने 1 साल और निकल गई, तो फिर सी ए पी एफ का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था रिटर्न। सी ए पी एफ की मैं ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा था सी एस सी के साथ, ये तीनों कंबाइंड प्रिपरेशन कर रहा था, सी डी एस, सी ए पी एफ, सी एस सी, कोई भी निकला उसमें हो जाऊँगा। सी ए पी एफ का मेरे को श्योर था क्योंकि उसमें रिटर्न पार्ट में मैं अच्छा करता था, तो और उसका जो इंटरव्यू होता है वो सिविल सर्विसेज यूपीएससी भवन में होता है, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है। जो यूपीएससी आईएएस ऑफिसर होते हैं उनके जो इंटरव्यू लेते हैं वही लोग लेते हैं। तो आधे घंटे का इंटरव्यू था, तो मुझे पता था कि मैंने इतने एसएसबी दे रखे हैं तो ये तो मैं कर ही लूँगा। तो उसके और रिटर्न पार्ट भी मेरा मजबूत था, तो कहीं ना कहीं यकीन था किसी ना किसी अटैम्प्ट में हो जाऊँगा। तो जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था मैंने सी ए पी एफ असिस्टेंट कमांडेंट का, तो उसमें मेरे को दिल्ली में गया था, एक दोस्त के यहाँ रुका था, तो नींद नहीं आ रही थी पूरी रात। तो पेपर की तैयारी बहुत अच्छी थी, पर वो पूरी रात नींद नहीं आई, वो एंग्जाइटी थी कि अगले दिन पेपर कैसा जाएगा ये वो। तो वो रिटर्न अगले दिन जाके ख़राब कराया पूरा, मतलब नींद नहीं आई तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। उसमें एक सेकंड पेपर भी होता है, उसमें रिटर्न रहता है, तो उसमें ऐसे वगैरह लिखने में काफ़ी मतलब दिमाग सही रहना चाहिए, तभी सही लिख पाते हो, वरना कुछ का कुछ लिख के आ जाते हो। तो मैं कुछ का कुछ ही लिखाया था, तो और राइटिंग भी बहुत गंदी थी। तो वो तो पेपर पूरा ख़त्म ही था, मतलब कुछ उसमें होना ही नहीं था। फिर आके घर आ गया, फिर मैंने बोला कि भैया पूछ रहे हैं कैसा गया पेपर, मैंने कही ठीक गया है, हो जाएगा तो देखेंगे, वरना तो वो तो मुश्किल ही है, कुछ नहीं होना उसमें। फिर उसके बाद मैंने एमसीए में मैंने बीए करा था, उसके बाद एमसीए में एडमिशन ले लिया था, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसमें मेरे को जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, और उसी पैरेलल मैंने एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर का रिटर्न लिखा था। वो ऐसे सब लिखते थे, ये ऐसा साथ के जो लड़के थे वो सब लिख रहे थे, तो सीपीओ का मैंने कि मैं भी भर देता हूँ फॉर्म, तो उसका भर दिया, पटवारी का भर दिया। और फिर मैंने दोनों के रिटर्न लिखे। सीपीओ वाले का लिखा था, तब मेरे को कोई आइडिया नहीं था इसमें होता क्या है, बस जनरल लिखने चला गया। तो क्योंकि तैयारी ऑलरेडी अच्छी थी, ऐसा नहीं कह रहा कुछ अजीबा हुआ, ऑलरेडी प्रिपरेशन अच्छी थी, तो प्री निकल गया। प्री के बाद फिर फिजिकल था, फिजिकल के लिए मैंने बहुत तैयारी करी थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि जॉब सिक्योरिटी चाहिए, तो पहली जॉब होगी मेरे लिए। तो मैंने उसके लिए बहुत फिजिकल, मैं मतलब घर का सबसे आलसी आदमी था जिसने फिजिकल निकाल लिया। सब कह रहे थे कैसे निकाल लिया, शौक हो गया कि निकाल कैसे लिया, क्योंकि उसमें फिजिकल इतना आर्मी जैसा नहीं होता, लेकिन अच्छा खासा होता है। उसमें हाई जंप होती है, लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप में काफ़ी लोग सफ़र करते हैं। तो वो मैं ऐसे स्टेडियम में जाता था और रोज़ प्रैक्टिस करता था, 2 से 3 महीने ऐसे। कोई भी आर्मी वाला बंदा पकड़ लेता था, उसके साथ दौड़ने लगता था, नहीं होता था फिर भी दौड़ लेता था। तो ऐसे करके 2 महीने 3 महीने फिजिकल की तैयारी करी और फिजिकल निकाल लिया। उसके बाद मुझे पता था मैं तो हो ही जाऊंगा, तो उसमें फाइनल मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की। उसी समय ये पटवारी का भी चल रहा था, तो पटवारी का मैं फॉर्म नहीं भर रहा था, मैं कि पटवारी कौन करेगा, पर भैया ने कहा कि फॉर्म भर जा चुपचाप से, तो मैंने कि भराते हैं फॉर्म। तो पटवारी का फॉर्म भराया मैं, और फिर उसके बाद जाने के समय मेरा कुछ था, उस समय मैं जा नहीं रहा था रिटर्न देने, फिजिकल दे के आया था, कुछ था, तो उसके बाद मन नहीं हो रहा था, तो मैं कि अब रिटर्न नहीं दे रहा, फॉर्म भर दिया चला जाएगा। तो भाई ने बोली कि चला जा पेपर देने, कुछ नहीं है मैं टिकट कर देता हूँ। तो उनने टिकट कर दिया, मैंने कही टिकट हो गया है तो चले जाओ, क्या है रिटर्न लिखने में। तो मैं पेपर देने चला गया, पेपर में नंबर आ गए बहुत अच्छे, उस सेंटर में मैं टॉप किया था, 156 नंबर थे मेरे। और उस समय ऐसा सुनने में आ रहा था कि 150 प्लस जिसका स्कोर है वो श्योर शॉट हो जाएगा सिलेक्शन। तो मुझे पता था मेरा हो जाएगा, 156 स्कोर थे, रॉ स्कोर थे इतने, नॉर्मलाइज हो गए थोड़े और सही हो जाते। तो मैं अभी पटवारी के पद पर पदस्थ हूँ, अभी वर्तमान में पटवारी की नौकरी कर रहा हूँ मैं। तो उस वजह से मेरे को उस समय, अच्छा मेरे 2 ज्वाइनिंग आई थी, एक तो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर की और एक पटवारी की। तो मेरे को उसमें ऐसे सिलेक्ट करना था कि किस में जाऊँ। तो सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर में काफ़ी लोग थे जिनकी पटवारी की निकल रखी थी, तो उन लोगों का ऐसा सच कोई प्लान नहीं था कि कोई फर्दर तैयारी करनी है। मेरा प्लान था कि मुझे तैयारी करनी है, मेरे को या फिर तो असिस्टेंट कमांडेंट बनना है, या फिर एसएसबी देनी है, या फिर सीएसई की तैयारी करनी है, जो भी अच्छे किसी अधिकारी की करनी है। तो फिर मैंने मैं उधर गया, एक्सटेंशन लिया मैंने सब इंस्पेक्टर में 6 महीने का। उस समय ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी, इसमें पटवारी में कुछ करप्शन वगैरह का था, तो ज्वाइनिंग नहीं आ रही थी।
बाद में फिर आ गई थी, तो फिर वो मैंने ज्वाइन कर ली। एक्सटेंशन भी सब इंस्पेक्टर का ख़त्म हो गया था, वो नौकरी चली गई थी। और काफ़ी बंदों ने सब इंस्पेक्टर की वजह से ये छोड़ दी थी, पटवारी ज्वाइन नहीं करी थी। बहुत बंदे थे, तमाम जितने जिनके सब इंस्पेक्टर निकल रखे थे सबके पटवारी में हो रखा था, तो वो भी हो गया उनका। मैंने पटवारी ज्वाइन कर ली। अभी 1.5 साल, 1.5 साल होने को आ गई। मैं 1.5 साल से पटवारी की जॉब कर रहा हूँ। और इसी दौरान फिर मैंने ये सेकंड अटेम्प्ट दिया था 2023 में। 2023 में असिस्टेंट कमांडेंट का सेकंड अटेम्प्ट दिया था अपना। उसमें मैंने रिटर्न में ठीक गया था, श्योर तब भी नहीं था, क्योंकि श्योर तो कभी कोई होता ही नहीं है। पेपर दे आया था, पर इतनी टेंशन नहीं लेता था जितनी पहले लेता था, क्योंकि पटवारी में हो गया था। और फिर मैं सोचा तैयारी अच्छी होगा वरना राम भरोसे। तो फिर वो AC का मैं रिटर्न लिखाया। रिटर्न पेपर 2 भी सही गया था, राइटिंग इस बार सही आई थी, और पेपर 1 भी सही गया था। पर फिर भी लगता था कि कट ऑफ बढ़ रहा है वैकेंसी के। इसमें असिस्टेंट लेफ्टिनेंट, ये जो CDS रहता है, उसमें कट ऑफ इतना वेरी नहीं करता है। असिस्टेंट कमांडेंट में कट ऑफ वेरी करता है एज़ पर वैकेंसी। उसमें अगर वैकेंसी कम है, कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा कि अच्छे खासियों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। और वैकेंसी ठीक ठाक है तो कट ऑफ थोड़ा सा कम होगा, इतना ज़्यादा भी कम नहीं होता, पर 4, 5, 6 नंबर का अंतर मिल जाता है। तो फिर उसमें मेरा हो गया था, मैंने सेकंड अटेम्प्ट क्लियर किया था। फाइनल फिजिकल मेडिकल भी दिया था, इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचा था। और फाइनल मेरिट में लास्ट ईयर 2023 का जो रिज़ल्ट लास्ट ईयर आया था 2024 में, उसमें मैं फाइनल मेरिट में कुछ नंबर से रह गया था। फिर 1 महीने का, अब जैसे मेरा रिज़ल्ट आया था जुलाई 2024 में, अगस्त में मेरा फिर से पेपर था असिस्टेंट कमांडेंट का ही। 5 अगस्त को पेपर था, तो मेरे पास थे 1 महीना 5 दिन, जिसमें से 2-3 दिन ट्रेवलिंग का था, क्योंकि मुंबई जाना था, भाई वहाँ पे थे तो जाना था, सेंटर भर दिया था। तो ट्रेवलिंग पीरियड में तो वहाँ पे मैंने 1 महीने तैयारी करी काफ़ी। पहले तो वो रिज़ल्ट आया एक, तो उसमें 2-4 दिन निकले रोने धोने में। तो वो थोड़ा वो ओवरकम करने में, इतनी साल तैयारी करो फिर होता है नहीं, तो फिर वो उसके बाद थोड़ा मन ख़राब हो जाता है। तो 2-4 दिन शांति से खाओ पियो और कुछ घूम फिर के आओ, तो उसके बाद चालू करा। तो ऐसे 20-25 दिन बच्चे थे, उसमें डेडिकेटेडली बहुत अच्छे से तैयारी करी थी मैंने। और पेपर बहुत टफ था इस बार। 24 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट था 10 सालों में। और फिर से नींद नहीं आई, पेपर से पहले नींद तो कभी आती नहीं है, तो वो फिर से पेपर देने चला गया। वो नींद पूरी रात आई नहीं, और उसमें भी नींद में था, पेपर दे रहा था, पर फिर भी इतना मतलब उसमें दुख इतना ज़्यादा था कि वो नींद वीद को समझ में नहीं आ रही थी कि अब वो निकालना ही है। इतने वो स्टेज पहुंच जाती है, उस पर पहुँच गया था। तो फिर वो उस समय भी मैंने ऐसे उसमें कुछ 10 से 15 क्वेश्चन मैथ के, इस बार 20 आए थे मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ्स में GS बहुत टफ थी। GS इस बार 24 में CSE से टफ थी असिस्टेंट कमांडेंट की। तो GS में तो किसी के भी स्कोर करने वाले, मतलब कोई बंदे ने स्कोर कर ही नहीं पाया था, ना मैंने भी कर पाया ज़्यादा। मैंने मैथ में स्कोर बहुत अच्छा कर दिया था, क्योंकि मैथ में मैंने 20 में से 18 क्वेश्चन सही कर दिए थे। 1-2 क्वेश्चन थे, वो भी मेरे को उस समय दिमाग नहीं चल रहा था, तो वो नहीं कर पाया, वरना 20 कर देता। तो उस वजह से मेरा स्कोर सही हो गया था रिटर्न में। और पेपर 2 भी मैंने बहुत अच्छा लिखा था उस समय, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, पर स्ट्रेटजी सही थी, पेन वगैरह सही से लेके गया था। और एक दीदी थी जो अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ पटवारी थी, तो उनने राइटिंग की बताया था कैसे लिखना कैसे रहता है, क्योंकि MPPSC वाले ज़्यादा लिखते हैं तो उन्हें ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहती है। तो उनने बताया कि ऐसे लिखना तो सही जाएगा। तो मैंने उस तरीके से ट्राई करके देखा, तो पेपर 1 भी अच्छा गया, पेपर 2 भी अच्छा गया। पेपर 1 के स्कोर ऐड करे मैंने, तो मैं लास्ट ईयर ही श्योर हो गया था स्कोर बहुत अच्छा है मेरा, कैसे भी मरा के भी इंटरव्यू में नंबर मिले तो भी हो जाएगा। तो इस साल इंटरव्यू दिया था मैंने, अभी हुआ था मई 27 मई को मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू दिया मैंने, उसमें अच्छा मैं कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा था। मैंने बहुत SSB दे रखे हैं, कम से कम अभी 12-13 SSB दे लिए थे। एक असिस्टेंट कमांडेंट का लास्ट ईयर इंटरव्यू दे लिया था। तो ऐसे करके बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे। और मेरा जो बोर्ड था लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था, वो वन ऑफ द स्ट्रिक्ट बोर्ड माना जाता है UPSC में। तो अच्छा बोर्ड टू बोर्ड नंबर वेरी करते हैं। मैंने इस बार इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था। लास्ट ईयर मेरे 90 नंबर थे 150 में से, इस बार मेरे 150 में से 101 नंबर थे। तो मैंने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से दिया, तब भी मेरे 101 आए, पर इस बार एवरेज स्कोर 110 था। तो मेरा इंटरव्यू में फिर से इतने अच्छे नंबर नहीं आ पाए, ठीक ही एवरेज ही नंबर हैं 101।
100, क्योंकि वो बोर्ड टू बोर्ड वेरी करते हैं। कोई ऐसा रहता है कि कोई बोर्ड का मन एकदम अच्छा है, एक दासा सर का बोर्ड है तो वो एकदम फ्री माइंड रहते हैं, तो वो उनका एवरेज स्कोर ही 105 110 गया है, और मेरे का अच्छा स्कोर 101 110 गया है, तो वो इस वजह से नंबर वेरी करे, वरना रैंक और इम्प्रूव होती। तो ऐसे करके ये फाइनल सिलेक्शन हो गया। रिजल्ट में नाम आया, यकीन तो नहीं हुआ। पहले तो रिजल्ट देखा था, फर्स्ट बार में मैंने ही देख लिया था। होता क्या है, वो ग्रुप में सब डिस्कस करते रहते हैं कि आज आ गया रिजल्ट, आज आ गया, तो उसमें वो फेक पीडीएफ बना के लास्ट ईयर की पीडीएफ में नाम एडिट करे और सब कुछ एडिट करके डाल देते। ग्रुप में से ही नाम उठाए, 2-4 तो रियल भी लगती थी कि हाँ ये अभी इस साल वालों के ही तो नाम है। तो 2-4 बार मैंने वो पीडीएफ खोल के देख ली, एक दिन पहले भी देखी, उससे एक दिन पहले भी, उसमें भी नाम नहीं था। मैंने कही फिर है ना, वो कहते अरे नहीं आया रिजल्ट। फिर अगले दिन पीडीएफ देखी, वो भी फेक थी, उसमें भी नाम देखा, उसमें भी नहीं था। मैंने कही कर क्या रहे हैं ये। फिर ये लास्ट टाइम जब आया रिजल्ट और एक्चुअल में आया, तो उस टाइम मैंने कही अरे ये तो फिर से फेक है, फिर मैंने देखी नहीं। फिर मैंने 3-4 ग्रुप में देखी, 4 ग्रुप में मैसेज आ गए कि चारों में पीडीएफ डली है। मैंने कहा यार इतना कौन फेक कर रहा है। मैंने फिर वो साथ में एक और पटवारी रूम में ही रहता था, उसने कही भाई यार आ गया है, मैं देखता हूँ। तो मैंने फिर से वो पीडीएफ ऐसे करके ऊपर एकदम ऐसे ऐसे देख ली, क्योंकि मेरे को डर लगता है पीडीएफ देखने में। इतने साल हो जाएं तो पीडीएफ देखने में डर लगने लगता है। तो ऐसे करके ऐसे देख ली, मैंने कही अमन 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 नहीं है। मैंने कही मैं अब नहीं हुआ, अब मैं कही छोड़ रहा हूँ, तैयारी नहीं हो रहा। फिर वो साथ वाले ने बताया हो गया है तेरा, जो है तो अमन सिंह भदौरिया। मैंने कही ढंग से देख, कोई और भी हो सकता है। फिर उसने कही रोल नंबर है, तो मैं First of all, very congratulations. थैंक यू। For your selection in the assistant commandant officers. Myself Ravi Pratap Singh Sikarwar, and I am give the many exams, and I am qualifying 3 exams, two exams MP Police and 1 SSC GD, but unfortunately I am not selected, and I am preparation I think 6 to 5 years, and I am continuously learn with the Success Mantra Academy, and I believe one day I will definitely succeed on the Success Mantra Academy. So then I am listening you, and I am understand only 3 things. One things, then you if work hard and practice continuously, then you will definitely succeed one day. It's a universal fact, and this is a fact of my sir, respectfully, Mr. Umesh Singh Gehlot. My dream is I am asking only for 2 questions. First questions, when you up on the stage, then you feel very seriously, sir. Then it's right. Then how will achieve your goal in sometimes then 1 year या 1.6? आई एम ऑलरेडी मैं 2 एग्ज़ाम दे सकता हूँ अब, सिर्फ SSC CGL का एक जो 2 महीने बाद एग्ज़ाम है। अब 1.5-2 साल से ऐसी जंगी रही कि दूर रहा, तो मेरा लगता है कि इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी। देन मुझे आप 1 साल की स्ट्रेटजी बता दीजिए जिसको मैं फॉलो करके आगे आने वाला हफ्ता CGL क्लियर कर सकूँ। देखो ये CGL का जो एग्ज़ाम है, मैंने भी 2-3 साल दिया है, मैंने तीनों दिए। मैं पेपर कोई नहीं छोड़ता था, पेपर तो सब देता था, क्योंकि ऐसा अब अपन सभी मुरैना से, मतलब अपना जो स्टार्टिंग बेसिक ये है कि अपना जॉब वगैरह लेनी है, वो अपने यहाँ बहुत नॉर्मल रहता है। मैं भी उसी में रहा हूँ कि जॉब लेनी है, वो ज़रूरी है। इवन मैं तो ये पटवारी की कर रहा था, तब भी CGL वगैरह देता था। मैंने 3 अटैम्प्ट दिए हैं। मेरा अभी ये वाले जो मेंस हुआ था उसमें 315 नंबर थे। पता नहीं नंबर का क्या उसमें हुआ, नॉर्मलाइज क्वेश्चन गलत कर दिए तो ज़्यादा नंबर बढ़े नहीं मेरे। उससे पहले भी मेंस दिया था, उससे भी पहले जो 35,000 वैकेंसी थी उसमें भी मेंस दे दिया था। पर अच्छा, इसमें रहता क्या है, CGL में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है। मतलब एक मेरे साथ का बंदा था, उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में 316 नंबर थे उसने, लेकिन उसके नॉर्मलाइज कुछ हुए तो टैक्स असिस्टेंट मिल गया वेस्ट बंगाल में, 306 हो गए थे उसके नंबर। इस साल उसने नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर ले लिया, विशाल तोमर मुरैना का लड़का है, तो उसने मतलब अच्छा खासा कर लिया। तो उसका वो सेंट मैरी में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत उसका नॉलेज है, पढ़ने में ठीक था वो। उसने बेसिकली किया क्या है, उसने भी मेहनत करी है और कुछ उसका सब्स्टिट्यूट है नहीं। तैयारी करो, मैथ की प्रैक्टिस दबा के करो। मैथ क्योंकि अभी तो सिंपल आ रहा था, लेकिन अब शायद थोड़ा चेंज हुआ है, इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की बोला है, तो इस बार मैथ थोड़ा टफ आएगा।
मैथ अच्छा कर लो, रीजनिंग अच्छी कर लो। जीएस का तो सबका ही स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लक फैक्टर बहुत डिपेंड करता है। जीएस में तो हर जगह लक फैक्टर है, तुम कोई भी 30 मार्क कहाँ बन जाओ, कुछ होना ही नहीं है। वो तो कभी अगर आ गई फंस गई तो कर दोगे, नहीं फंसी क्यों, स्टैंडर्ड नहीं है। एसएससी का सेट स्टैंडर्ड नहीं है, यूपीएससी के सेट स्टैंडर्ड है। नोट्स उसके है ना, ऐसा रहता है कि इस बुक में से पढ़ो तो पॉलिटी के नहीं बाहर जाएंगे, और ऐसे करो तो फिक्स सेट स्टैंडर्ड है जीएस के लिए। एसएससी का कोई जीएस का स्टैंडर्ड नहीं है, जीएस के लिए कोई फिक्स वो नहीं है। तो जो करो वो कर लो। जो भी सर पढ़ाते हैं, ल्यूसेंट वगैरह हैं, ये सब होती है। मैथ के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ होना नहीं है उसमें, क्योंकि टाइम कम मिलता है। और तुम्हें अगर वो क्लिक नहीं करा तो प्रेशर, अब एक क्वेश्चन क्लिक नहीं करा, दूसरा नहीं करा, 2 क्वेश्चन क्लिक करे नहीं, इतने में तुम्हारा पेपर ख़त्म। वो फिर तुम कर नहीं पाने, क्योंकि 2 क्वेश्चन जैसे ही गलत हुए प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि तीसरे चौथे पे हाथ पैर कपने लगेंगे, पैनिक होने लगोगे, बहुत फिर दिक्कत आने लगती है। तो मैथ की तो उसका सॉल्यूशन है प्रैक्टिस, मैथ की प्रैक्टिस, रीजनिंग की प्रैक्टिस। इंग्लिश में तो सर जो पढ़ा रहे हैं वही, और जो भी करना चाहो कर लो। इंग्लिश तो मेरी भी इतनी अच्छी कभी हुई नहीं, पर मेरे हाँ रिटर्न में, मतलब मैं स्पीकिंग के टर्म्स में बोल रहा हूँ, कम्युनिकेशन में मेरी इंग्लिश मैं कभी भी इतना बेस्ट नहीं कर पाया। आई ट्राइड माई बेस्ट बट नहीं कर पाया। और मैं फिर स्टिक रहता हूँ, जो लैंग्वेज में बोलता हूँ, बायलिंगुअल में बोलता हूँ तो बायलिंगुअल में स्टिक रहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई मुझसे बोले कि भाई तू ऐसे बोल रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जो है वो है। और इंग्लिश में मेरे रिटर्न में अच्छे आते थे। इंग्लिश में मेरे रिटर्न में क्यों नहीं है, क्योंकि मैं केवी में पढ़ा हूँ तो मेरी इंग्लिश ऑलरेडी अच्छी थी। वैसे मेरे 12th में स्कोर मैं बता रहा हूँ, मेरी 84% थी, जिसमें मेरे केमिस्ट्री में 96 थे, मैथ में 96 थे, फिजिक्स में 80 थे, हिंदी में 88 थे, मेरे इंग्लिश में 68 थे। सबसे कम स्कोर मेरे इंग्लिश में थे। तो पर फिर भी मैंने जो सीजीएल वगैरह और एग्ज़ाम में लिखता था उसमें मेरे सारे में सही आते थे, कहीं वही प्रैक्टिस कर ली थी थोड़ी बहुत। और अच्छा, जो 68 थे वो उसमें मक्कारी करी थी, इस वजह से आए थे, ये मैं समझना बेकार थी, इंग्लिश ठीक थी। तो हमेशा मतलब प्रैक्टिस करो, अपने पे विश्वास रखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है विश्वास। अब भैया को ये था मेरे से कि एमपीपीएससी करे, डीएसपी और रोला जम जाए, यहाँ पे आगे तहसीलदार वहसीलदार बन जाए। तो मैंने कही यार अब उसमें क्या है, एक तो मेरे को वो कर लेता, मैं कोई दिक्कत नहीं थी, मैं दम लगा के कर लेता, पर उसका मेन चक्कर ये था कि उसमें ना रिजल्ट के आते पते, ना कोई डिफाइंड सिलेबस है, और प्री कैसा आ रहा है पता ही नहीं है। कभी सिंपल आ गया बहुत तो कट ऑफ बहुत हाई चला गया, टफ आ गया तो कम चला गया। बहुत तरह की समस्याएं थी। वैकेंसी कितनी आती हैं, 100, 50, 150, उसमें जनरल की कितनी आती हैं, 2, 4, डीएसपी की एक डीएसपी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, एक वैकेंसी के लिए। या तहसीलदार की 4-5 आ जाती होंगी, तो वो टोटल वैकेंसी 15-20 मिलती हैं। तो वो मेरे को फिजिएबल नहीं लगा। मैं जो चीज़ कर सकता हूँ उतने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे को ये पता था कि मैं ये कर लूँगा, मैंने भैया से कह दी कि भैया मैं ये कर लूँगा एसी का, और नहीं एसएसबी कर लूँगा, या फिर तो एसएसबी निकल ही जाएगा, इतने अटैम्प्ट दूंगा तो कभी ना कभी निकल जाएगा, नहीं निकला तो एसी तो मैं श्योर शॉर्ट कर दूंगा। तो वो भी, उन्हें भी भरोसा होता नहीं था, पर वो कर लेते थे, हाँ कि ठीक है कर ले, जो तेरे मन में आए वो कर ले। फिर 1 आध साल हुई, फिर वो कहते थे एमपीपीएससी नहीं करी तूने, देख अब फिर से, क्यों 1 आध अटैम्प्ट नहीं हुआ मेरा, तो फिर वो पैनिक करने लगे आते कि एमपीपीएससी क्यों नहीं करी, अभी तक एमपीपीएससी करता, 3 साल कोचिंग करता तो निकाल देता। मैंने कि ऐसा उसमें भी कुछ फिक्स नहीं था। 2019 का रिजल्ट अभी आया था, तो उसमें कुछ फिक्स नहीं है। बिलीव दिलाना बहुत ज़रूरी है, मतलब कॉन्फिडेंस में लेना, जो कहते हैं ना, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर चीज़ में, कोई भी फील्ड में चले जाओ, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी होता है। मुझे तो बस आपकी सफलता के पीछे की जो असफलता थी, और जैसे कि अभी हम उसको फेस कर रहे हैं, तो आपने उसको कैसे फेस किया? अच्छा, असफलता कुछ नहीं थी, वो ये था कि कुछ था नहीं आगे करने को, तो करना तो कुछ था ही, तो वो फिर करना पड़ता है। अब जैसे मेरे, अच्छा असफल मैं हुआ हूँ 30 के, मेरे हुए कौन से थे, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर सीपीओ का हुआ था, उसके अगले वाला सीपीओ का हुआ था, पटवारी, 3 हुए थे, और बाकी सब में लगभग फेल ही था। अलग अलग स्टेज पे हुआ था पर फेल ही था, मतलब रिटर्न तो निकला था लगभग, पर ज़्यादातर फेल ही था। तो फेल का ये है कि मेरे को पासिंग की ये था कि सक्सेस का ये पता था हो जाऊंगा कभी ना कभी, तो ये एक होप लेके चलो, होप ही रहती है वो तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। एक होप थी कि असिस्टेंट कमांडेंट कर लूँगा, तो लगा रहता था उसमें, ये नहीं होता अगले अटैम्प्ट में देता, एक और बचा, 2 और बचे थे, तो 2 में होता, नहीं होता तो फिर पटवारी तो कर ही रहे थे। तो जैसा कि आपने अभी बताया था, कुछ मेरा भी यही ड्रीम था कि
डायरेक्ट बड़ी तैयारी तो ना ही हम कर सकते और ना ही इतनी जल्दी हासिल हो पाएगी। तो मेरा भी यही है कि मतलब जब तक कोई छोटी मिल जाए फिर उसके अकॉर्डिंग बड़ी कर लेंगे। तो आपने भी वही किया, तो कैसे मतलब दोनों को कर पाए? देखो मेरी अच्छा ये शायद लड़कियों के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम रहती होगी। दीदी के साथ भी रही थी, दीदी है मेरी, तो उनने पहले बैंकिंग की करी थी, उनका शादी का वो चक्कर चलने लगता है कि शादी कराओ शादी, तो रहता है। मैं वो लड़कों के साथ भी रहता है, अपना मुरैना ही ऐसा है एक तो कि वो उसमें सबको ही लगी रहती है कि भैया ना यार ही पढ़ाई जा पे तो जाई शादी करा तो जे हो रही, तो ये सब रहता है। पर अच्छा तैयारी के साथ कह रहे थे, तैयारी के साथ ये इसके साथ मैंने पटवारी के साथ बोल रहे हो तो मेरी ट्रेनिंग पटवारी की ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने की, तो वो ट्रेनिंग के पीरियड में मेरे को बहुत टाइम मिला। मैंने नौकरी इसी वजह से पटवारी की सिलेक्ट करी। मेरा सब इंस्पेक्टर भी जा सकता था, बंदों ने जो वो सिलेक्ट कर ली वो फंस गए, वो उनने फिर तैयारी नहीं कर पाए। मैंने पटवारी की इसी वजह से करी थी कि मेरे को टाइम मिल जाए। घर वालों ने बोला था पटवारी कर ले, उसमें टाइम मिलेगा। तो उसमें क्या रहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो गया, कोई अब ज़्यादा चहटा चाटी नहीं करता था और पैसे भी खुद के थे और पढ़ने को पटवारी में काफ़ी टाइम मिल जाता है, और फिर नहीं मिलता तो मैं मैनेज कर लेता। तो ऐसी कोई नौकरी देख लो अगर हो रहा हो तुम्हारा, तो नहीं हो रहा तो पहले से तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग रखो कि कोई जॉब ऐसी स्ट्रिक्ट भी हो उसमें 2 घंटे निकाल के भी कर लूँगी मैं, ऐसे कर लो। यही बस मेथड है और कोई तो है ही नहीं। तो 2-3 बातें अगर हम कंक्लूड करें तो पहला ये कि लाइफ जो है आसान किसी की नहीं है, और आपको लग रहा है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, है ना। अब कंसिस्टेंसी इज द बिगेस्ट फैक्टर, योर एसोसिएशन मैटर्स अलॉट। आप किन लोगों के साथ में हो इस बात से फर्क पड़ता है। अगर 5 शराब पीने वालों के साथ आप रहो 6 महीने, तो 6 महीने बाद शराब पीने वाले 6 हो जाएंगे, 5 नहीं रहेंगे। अगर 5 अधिकारियों के साथ रहो 6 महीने, तो अधिकारी की सोच आपके अंदर आ जाएगी। सो फर्स्ट थिंग इज योर एसोसिएशन, चेक इट आउट। इसको लॉ ऑफ एवरेज बोलते हैं। इंटरव्यूज़ में क्या होता है, मैंने भी एसएसबी दिए हैं, इंटरव्यूज़ में जनरली वो आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में पता करते हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल क्या, आपके दोस्त कौन कौन हैं। सिगरेट फूंकने वाले हैं, जो है पुड़िया खाने वाले हैं, बीड़ी पीने वाले हैं, और क्या कर रहे हैं जो है वो, उससे आपका पता लग जाता है आप क्या कर रहे हो। तो चेक योर एसोसिएशन फर्स्ट। सेकंड, बुक्स, रीडर्स आर द लीडर्स, ये फैक्ट है, पूरी दुनिया पर लागू होता है। तो आपको रीडर बनना पड़ेगा, हर हाल में आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी अगर सफल होना है तो। थर्ड थिंग इज योर कैरेक्टर, दैट मैटर्स अलॉट, आपका चरित्र कैसा है। और फोर्थ थिंग, माय फेवरेट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की। एंड द फिफ्थ वन इज एंगेजमेंट, आप एंगेज कितना हो। जैसे कोई पत्थर है, उस पत्थर पर आप 1 बाल्टी पानी एक साथ डाल दो और उस पत्थर पर 1-1 बूंद 1 महीने तक डालो, तो जो काम बाल्टी नहीं कर पाएगी वो बूंद कर देगी। इसीलिए अब देखो 12 एसएसबी में फेल होना आसान नहीं। आपको क्या लगता है जो है टॉर्चर नहीं रहा होगा? मैं देवेश को खुद कहता था कर क्या रहा है अमन, मैं आज इसको इसके सामने बता रहा हूँ। मैं देवेश से बोलता था कर क्या रहा है वो, मैंने कहा तू क्या कर रहा है, तू क्यों नहीं बताता उसको? तो बोला भाई यार वो जो है वो अपने मन से ही कर रहा है। ऐसे कैसे कर रहा है अपने मन से? बड़ा भाई होने का मतलब क्या है? उसको गाइड करो, काउंसलिंग करो, उसकी डिमोटिवेट मत करना, ये मैं हमेशा कहता था। एनकरेज करना पर डांटना भी, क्योंकि आज के समय में क्या है पता है, गाइडेड मिसाइल्स, मिसगाइडेड मैन। हमारे पास मिसाइल्स तो गाइडेड हैं, जहां चाहोगे वहीं पर टारगेट हिट करेगा, पर
मैन मिसगाइडेड हैं। तो गाइडेंस प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल। आपकी लाइफ में एक मेंटर ऐसा होना चाहिए जो समय समय पर आपको गाइड करता रहे। अब जैसे अमन के लिए देवेश ने वो रोल प्ले किया। देवेश ने मुझे बताया था कि कुछ ऑफिसर से भी मिलवाया था, असिस्टेंट कमांडेंट बाकी इनसे, तो एसोसिएशन कहीं ना कहीं मिला ना, और उन्हीं एसोसिएशन से एनर्जी मिली कि भाई अधिकारी, जब तक अधिकारी का जीवन देखोगे नहीं, अब वो फील कैसे आएगा कि अधिकारी बनना है। अधिकारियों को यहाँ बुलाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपके अंदर आग लगे, आपके अंदर आग लगे कि मुरैना का बंदा, अगर ये बंदा अधिकारी बन सकता है, मुझ में क्या कमी है। 2 हाथ 2 पैर सब कुछ वही है, हार्डवेयर वही है, सॉफ्टवेयर भी वही है, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। एक बार कोशिश तो करनी होगी। बाकी चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, ऐसा नहीं है कि अब अधिकारी बनने के बाद चैलेंजेस नहीं रहेंगे। लाइफ इज ऑलवेज फुल ऑफ चैलेंजेस, और आपको वो आर्ट आना चाहिए, हाउ टू फेस दैट चैलेंज, क्योंकि वो कभी भी किसी भी समय किसी के साथ भी हो सकता है। ऑफिसर्स आर नोन फॉर दैट। और अधिकारी को क्या सिखाया जाता है, हाउ टू फेस द सिचुएशन, हाउ टू कंट्रोल द सिचुएशन, वो आपको अभी से सीखना है। बाकी आप सभी सही दिशा में जा रहे हो, बस कंसिस्टेंसी। 24 में से 8 घंटे तो दे ही सकते हो। मैंने भी आपसे कई बार कहा है, अगर आप 8 घंटे नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। घर वालों को तो बेवकूफ़ बना ही रहे हो, अपने आप को पहले बना रहे हो। और जैसा अमन ने बताया कि लगातार कट ऑफ्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके जॉब ले लो, नहीं तो आगे फिर जॉब सपना रह जाएगा। क्योंकि आजकल फैसिलिटीज़ बहुत हैं। इंडिया के किसी भी टीचर से ऑनलाइन पढ़ सकता है बंदा, किसी भी टीचर से। ऑफलाइन वो पढ़ ही रहा है, ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, साथ में बुक्स भी पढ़ रहा है। अब तो लाइब्रेरी भी पढ़ रहा है। पहले कौन पढ़ता था लाइब्रेरी? नहीं, अब तो जो है कांस्टेबल वाला बंदा लाइब्रेरी पढ़ रहा है। तो आपको समझना होगा कि सिचुएशंस लगातार टफ होती जा रही हैं, टफर, एंड इट बिकम्स टफेस्ट वेरी सून। सो आपका गोल होना चाहिए। 4 बातें याद रख लो, ABCD। A फॉर एम। आपकी ज़िंदगी में एक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे अमन का था कि AC करना है। अब अभी अपने यहाँ क्या है, बोला जो लग जाए वही कर लेंगे साहब। एक एम आपके पास होना चाहिए। एम, बिहेवियर, आपका व्यवहार मैटर करता है। ऐसा नहीं आर्टिफिशियल, अब तो मैं अधिकारी हो गया, नहीं अब इनसे मैं बात नहीं करूँगा, नहीं। एम, बिहेवियर, C फॉर कैरेक्टर, D फॉर डिसिप्लिन। 4 चीज़ें कर लो, जीवन में सफल हो जाओगे। यही सक्सेस मंत्र है। सिंपल सक्सेस मंत्र। तो हम अमन को बधाई देते हैं अमन के उज्जवल भविष्य के लिए, और आशा करते हैं आगे का जीवन भी बहुत सुखद रहे। परेशानियां आएँ, उनको बहुत बहादुरी के साथ और बहुत दक्षता के साथ उनका सामना करें, और जीवन में लगातार प्रगति की पराकाष्ठा तक अमन पहुँचे, ऐसी शुभकामनाएं हैं हमारी। और अमन ने जो अपना कीमती समय निकाला, क्योंकि जॉब के साथ साथ फिर उतना शेड्यूल टाइट रहता है तो नहीं हो पाता, उसके लिए भी अमन को हम धन्यवाद देंगे।